हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइप एकेडमी पे। देखो, हम लोगों ने पार्लियामेंट पढ़ा था और पार्लियामेंट में आगे उसके आगे अब उसके क्वेश्चंस कर लिए थे पार्लियामेंट के अपन ने। फिर अपन ने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट के अपन ने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों कर लिए कवर, और उनके क्वेश्चंस करते हैं अभी। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, सवाल उसी से हल होते हैं अपने, और समझ में कंसेप्ट भी समझ में उसी से आता है अपने को कि जो चीज़ अपन ने पढ़ी है वो कितना सही पढ़ी है। तो अपन अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन करेंगे, उनकी सारी पावर्स से लेकर सब कुछ चीज़ है ना। तो आते हैं सर पहले सवाल पे ना। देखो, पहला सवाल है, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या हुआ सर? जो उसे चुन रहे होते हैं, वोट करने वाले लोग कौन कौन होते हैं, सिंपल सा मीनिंग है ना। तो ये कौन कौन है? ये यूपीएससी का सवाल है सर ना, सिविल्स में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दी बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है सर, दोनों हाउस के होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउस के लोग नहीं होते सर, बोथ दी हाउस नहीं होते। हाउस जो है आपका लोअर हाउस जो स्टेट के अंदर, यानी जो विधानसभा है उसके तो होते हैं, लेकिन एमएलसी नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है सर, एमएलसी नहीं होते इसमें, इसलिए ना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते इसमें। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, सही है सर बात, दिल्ली और पुडुचेरी के लोग होते हैं उसमें, स्टेटमेंट सही है वो। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए होते हैं, विधानसभा जो होती है आपकी सारी सारी। तो देखो, अपन ने क्लियरली बताया था उसमें, और ये सेम स्टेटमेंट है एग्जैक्टली। ये बेहद सिंपल क्वेश्चन था सर, है ना। तो आपका पहला सही हो गया, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो आंसर हो गया अपना 1, 3 एंड 4 सर, ये वाला डी आंसर हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन सी बात सही नहीं है? देखो, नॉट करेक्ट, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ उस चीज़ पे, करेक्ट और नॉट करेक्ट, इस पर ही जोर दिया करो हमेशा, और वही सबसे ज़्यादा काम की होती है हमेशा ना। तो अपनी बात आती है नॉट करेक्ट की सर। इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, यानी अगला राष्ट्रपति कौन आने वाला है उसका चुनाव पहले हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट सही है सर, ये यही तो होता है, जैसे 5 साल पूरे होने वाले होते हैं उससे पहले चुनाव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रामनाथ कोविंद थे आपके 2017 से लेके 22 तक, तो 22 में जैसे ही उनकी टर्म पूरी हुई उससे पहले ही चुनाव हो गया था नेक्स्ट प्रेसिडेंट का, द्रौपदी मुर्मू जी का, और वो प्रेसिडेंट बन गई। 2022 में बन गई, वो 27 तक रहने वाली हैं। ठीक है सर। प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, सही है सर बात। जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करता है उस दिन से गिनते हैं, उस दिन से 5 साल होते हैं उसके ना। On the expiration of his term, he continues to hold office until his successor enters upon his office, जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आया था, यानी नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आया था, तब तक वो उस पर रहते हैं। सही है सर, जब अपन ने प्रेसिडेंट पढ़ाया था उसमें एक स्टेटमेंट बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा होगा देश का कोई ना कोई, ध्यान रखना सर। कभी भी कोई भी कंट्री, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री सर बिना प्रेसिडेंट के नहीं होता। तो अगर मान लो प्रेसिडेंट इन केस उसमें डिस्कस भी किया हुआ है अपन ने, इन केस मर भी जाते हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया कि वो हार्ट अटैक का कुछ हो गया, तो इंस्टेंटली सर सेम डे ही वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है, ये चीज़ बताई थी, अपन डिस्कस किया हुआ क्लियर। तो इंडिया कभी भी, यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो बिना उसके हेड के नहीं रहेगा कभी भी, प्रेसिडेंट हमेशा होता है कोई ना कोई। ठीक है सर। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अनेबल हो उस टाइम, वो भी एबसेंट हो, तो सीजीआई बनते हैं उसकी जगह, और सीजीआई भी ना हो तो उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जज आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये रहता है, ध्यान रखना हमेशा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डेफिनेटली चौथा गलत है, लेकिन चौथा पढ़ लेते हैं सर। प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं अगर उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज था, यानी जो उसके चुन रहे थे लोग, वोटिंग कर रहे थे, वो इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, या मान लो 10-5 लोग नहीं आए, एब्सेंट थे, जो भी रीजन है एक्सपायर्ड, सर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऐसा नहीं होता कहीं भी, ये चीज़ नहीं है कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया उसमें 2 लोग एब्सेंट थे, बिल्कुल नहीं कर सकते सर, पॉसिबल है ना। तो समझ में आया सिंपल कंसेप्ट। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सी, देखो नॉट, वापस से नॉट पे ध्यान दो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी भारत के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी बात है जो एसेंशियली क्वालिफिकेशन नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए। 35 और 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए सर, डेफिनेटली होनी चाहिए।
एजुकेशन है कि नहीं है, डिस्कस करते हैं सर। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, डेफिनेटली सर होना चाहिए, यानी वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए सर। एक बात, सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेटली होना चाहिए सर। भैया एजुकेशन कहीं भी क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। ना राष्ट्रपति के लिए, ना उपराष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, आपका वाइस डिप्टी पीएम, किसी के लिए भी नहीं है। मंत्री आप एमएलए एमपी अनपढ़ आदमी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दुखती रग यही तो है, ठीक है सर। शानदार बात है ना कि सर एजुकेशन नहीं है, लग रहा होगा एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन सर एजुकेशन नहीं है सर इसमें। तो एजुकेशन जो है ये क्राइटेरिया नहीं होता कभी भी, क्वालिफिकेशन में नहीं है कहीं भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर इम्पीचमेंट मोशन जो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, किसके पास पावर है उसे शुरुआत करने की, इनिशिएट करने की, है ना। तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या स्पीकर, सर डेफिनेटली दोनों हाउस में आ सकता है। ये तो बहुत क्लियरली डिस्कस किया हुआ है अपन ने कि दोनों हाउस में आता है ये, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं भी आ सकता है सर, है ना। ये पूरा इसका इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है आपका, कौन से आर्टिकल में दे रखा है इम्पीचमेंट, सर कमेंट करके बताना इसका आंसर। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है जब अपन सॉल्व कर रहे हो तो उसको पॉज करके उसका आंसर खुद से देखा करो और फिर उसको चेक करो उस चीज़ को कि अपन कितने सही पहुंच पा रहे हैं। और आप मिनिमम 50-60% क्वेश्चन सही होने चाहिए अपने, ठीक है सर। इसका आंसर सर उसमें अपने को बताना, उसमें कमेंट करके, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल, दोनों क्लास में कहीं भी आ सकता है ना। नेक्स्ट आता है सर अपना स्टेटमेंट, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खाली है सर, वैकेंट है, रिक्त है ना, एब्सेंट नहीं है वो। ये वर्ड का ध्यान रखना, वैकेंट और एब्सेंट, ठीक है सर। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेगा सर, अभी डिस्कस किया है 2 मिनट पहले ही, सीजीआई, ठीक है। और सीजीआई भी ना हो तो कौन आएगा, ध्यान रखना हमेशा, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उनमें से कोई भी एक आ जाएगा, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर्स, यानी राष्ट्रपति जो है वो अपनी पावर को यूज करते हैं सर, एक्सरसाइज करते हैं मिनिस्टर्स के थ्रू, डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, थ्रू प्राइम मिनिस्टर, थ्रू कैबिनेट, सर डायरेक्टली करते हैं जो भी उसके। अब देखो आंसर ये भी गलत नहीं है परफेक्टली, अगर देखा जाए तो इनके थ्रू भी होती हैं, लेकिन इन सब में ज्यादा बेहतर कौन सा है, फर्स्ट वाला सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि जो भी उसके सबऑर्डिनेट होंगे, ये सब इसके सबऑर्डिनेट ही तो हैं, ये सब जो आते हैं सबऑर्डिनेट ही तो हैं, सबसे फर्स्ट नंबर उसी का तो आता है, उसके बाद आता है इन सबका नंबर। तो आपका आंसर हो गया सर, ये आंसर सही है अपना ना, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकरेक्ट सर, जोड़ देना है शब्द पे, है ना, इनकरेक्ट। प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर शुड एक्सेप्ट तो नहीं होता, एमएनसी पावर्स होती हैं उसके पास, बिल्कुल होती हैं सर। पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, करता है सर, ये तो करता ही है वो। प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ, हाँ सर ये स्टेटमेंट सही है ना, कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को। ये सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया है अपन ने क्लियरली, उसमें बताई थी। और जब प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे थे उसमें बताई थी ये चीज़ कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर होती है कि वो चाहे तो एडवाइस को ले या ना ले, एडवाइस लेगा उनसे, पूछ लेगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट उसकी मर्जी है। तो आंसर हो गया सर आपका ए। इनकरेक्ट पूछा तो शुड एक्सेप्ट नहीं आएगा सर, ये स्टेटमेंट, ये शब्द गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आपका ये सही है सर, ए आंसर सही है, ध्यान रखना, लेकिन इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए स्टेटमेंट गलत है वो, लेकिन आंसर ए हो जाएगा उसका। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सर जो उसकी क्षमादान शक्ति होती है, यानी किसी को क्षमा करने की शक्ति जो होती है, वो कौन सी शक्ति होती है सर, जुडिशियल पावर है। तो बहुत देखो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में गलती नहीं करने होते सर, इंपॉर्टेंट ये भी है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अपने, वो सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी हैं इंडिया के अंदर, सही बात है सर। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड नंबर आता है ना, राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर वाइस प्रेसिडेंट का आता है आपका। हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, सही बात है सर, अपन ने बताया भी था जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे
कि वाइस प्रेसिडेंट एकमात्र पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसके पास पर्टिकुलरली काम नहीं है कुछ भी, इसीलिए उनको हेड बनाया जाता है किसका, राज्यसभा का, इसीलिए वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं सर। डिस्चार्जेज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस एब्सेंस, सही है सर, करते हैं इस काम को। एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइंस और रिमूव्ड और डाइज, हाँ ठीक है सर, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं ना, यही तो फंक्शन है उनका। तो सर चारों स्टेटमेंट सही है अपने, 1 2 3 4 चारों सही है अपने, ऑल ऑफ दीज 4 सही है सर। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ, यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो उसकी ऑफिस से तो कैसे हटा सकते हैं, तो प्रस्ताव कौन ला सकता है सर? डेफिनेटली सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, क्योंकि वो उसके ही हेड तो हैं, तो राज्यसभा प्रस्ताव लाती है सर। उसमें लोकसभा एग्री होनी चाहिए, लेकिन प्रस्ताव कौन लाती है? राज्यसभा। पावर किसके पास है? राज्यसभा। अगर राज्यसभा चाहेगी तो ही हट पाएंगे वो, ध्यान रखना सर, ठीक है। कैबिनेट, काउंसिल मिनिस्टर्स, इनका रोल नहीं है सर। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन। अब देखो वही चीज सेम, करेक्ट वन सर, सही कौन सा है इनमें से ना। टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज 6 years, नहीं सर 5 साल होता है ना, ये गलत है ये बात, 5 साल होता है, 5 years। A formal impeachment like the president is required for the removal of vice president। फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट, नहीं सर, इम्पीचमेंट प्रोसेस तो होता ही नहीं है उनका। अभी लास्ट में डिस्कस किया अपन ने, राज्यसभा प्रस्ताव लाती है और राज्यसभा हटा सकती है उनको अपनी उससे पोस्ट से ना। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू होल्ड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्वालिफाइड होने चाहिए किसके लिए? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही बात है सर, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड टर्म इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, नहीं सर। ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड टर्म। देखो रेस्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए नहीं आता वो। अगर प्रेसिडेंट की जो आपकी पोस्ट है, ऑफिस है, वो खाली हुई है, रिक्त हुई है, तो उसमें कंडीशन क्या थी? बताया था अपन ने, डिस्कस किया हुआ है कि सर विद इन 6 months चुनाव हो जाएंगे वो, तो मैक्सिमम 6 महीने तक रहते हैं वो, रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं सर इस क्वेश्चन को। मान लो ऐसा हुआ कि 2022 में से नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अपने यहाँ, जो द्रौपदी मुर्मू बनाई गई हैं। अगर कोई राष्ट्रपति 2022 में बना है, एग्जाम्पल के लिए सर, बनी है अभी जो बनी है, वो 27 तक रहने वाली हैं, ठीक है, 2027 तक। लेकिन सर जो एक चीज है सिंपल सी, वो ये कि अगर इन केस अभी चल रहा 24, अगर इस 2024 में ही कोई किसी भी कारणवश, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी कारणवश अगर वो अपनी मान लो जॉब छोड़ देती है, मना करती हैं, अपना रिजाइन दे देती हैं, तो ऑफिस खाली हो गई, प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो गई ना। लोग सोच रहे होंगे सर मार ही दोगे, मार नहीं रहा भैया, रिजाइन दिलवा रहा हूँ। हर बार नहीं मारते किसी को भी ना। अच्छी हैं प्रेसिडेंट, बहुत अच्छी हैं अपनी, काफ़ी सेंसिबल लगी सर, मतलब उनके आप स्पीच वगैरह सुनो उनकी, बहुत सेंसिबल हैं वो, और चीज़ों को लेके काफ़ी एक्सपीरियंस भी है उनके पास, एक्सपर्टीज है उनकी, थोड़ा नॉलेज लेवल अच्छा है बहुत, ठीक है सर। और मान लो 24 में ऑफिस खाली होगी उनकी, तो सर ऐसा थोड़ी है, इसका इस स्टेट में मतलब क्या हुआ कि 27 तक रहेंगे वो, जो भी नया बनेगा, नहीं सर, नेक्स्ट 5 साल बनेगा वो जो नया बनेगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो एक्ट एज प्रेसिडेंट करेगा तो मैक्सिमम 6 महीने करेगा सर, विद इन 6 months इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करा लेगा। ये पॉइंट है इसमें, याद रखना। अगले 6 महीने में इलेक्शन कमीशन जो है अपना चुनाव करा लेता है। तो इसका आंसर हो गया सर अपना, करेक्ट वन पूछ रहे हैं तो आंसर हुआ अपना इसमें सी हो जाएगा सर आंसर, ठीक है। अगर वो राष्ट्रपति की तरह उसका जो आपके वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, तो वो रेस्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड टर्म नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है सर इसमें, ये वर्ड गलत है, तो आंसर हो गया अपना सी सर, है ना। अगली बात पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है राष्ट्रपति की? ठीक है सर। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल करते हैं सर, अपॉइंटमेंट, ये सब अपॉइंटमेंट तो करते ही हैं, कैग भी और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, इन सबका तो करते हैं सर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट डेफिनेटली करते हैं सर। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू एक्ट एज ए स्पीकर व्हेन द ऑफिस फेल्स वैकेंट। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि स्पीकर जो है अगर उसकी ऑफिस खाली हो जाती है तो उस टाइम में किसी भी मेंबर को लोकसभा के एक्ट एज स्पीकर, नहीं सर ये काम नहीं करते वो। सेम चीज उसमें है, अगर फॉल हुई है तो स्पीकर का इंस्टेंट चुनाव हो जाता है, सेम डे चुनाव करा लेते हैं सर, क्योंकि सिर्फ लोकसभा को चुनना है सिंपल मेजोरिटी से, तो इंस्टेंटली चुनाव करा लेंगे उसका ना, किसी मेंबर को स्पीकर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। ठीक है। मेकिंग रूल्स फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, करते हैं सर इस काम को, तो आंसर हो गया आपका सी सर। देखो नॉट बोला सब, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज पाते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटोज आर इंजॉयड बाय इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो होती हैं सर? एब्सोल्यूट होती है, क्वालिफाइड नहीं होती। क्वालिफाइड कहाँ होती है? यूएस वाले के पास है सर, यूएस प्रेसिडेंट के पास है, यूएसए में है। ठीक है, ये अपने पास नहीं है, तो देख लो 1, 3, 4 कौन से मारा है? 1, 3, 4 ये आ रहा सर, ये आंसर हो गया अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से, इज करेक्ट, ये पूछ रहे हैं वो ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अरे सर रेस्पॉन्सिबल तो होते हैं वो, नॉमिनल हेड थोड़ी होता है प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर आपका रियल हेड है सर वो, ये स्टेटमेंट गलत है। नॉट रेस्पॉन्सिबल सर, रेस्पॉन्सिबल तो होते हैं ना, पर्टिकुलर लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर वो लोकसभा के मेंबर है तो, और जो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी पार्लियामेंट के लिए होती है, पर्टिकुलर लोकसभा के लिए होती है सर। ठीक है। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स, नहीं सर डिसमिस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? प्राइम मिनिस्टर ही तो डिसमिस करते हैं, कौन से मिनिस्टर को हटाना है, किसको नया लाना है, ये पीएम ही तो तय करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है सर। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द, यस सर यही तो है, रियल हेड है वो, मेन तो नेता वही है, प्रधानमंत्री जी तो सबसे बड़े नेता है सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, ये शानदार सवाल है सर, ये बहुत आसान सवाल है एकदम। इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड। लोगों को लग रहा होगा सर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, चुनाव में वोट दे के आए सर, अभी लग रहा होगा कुछ लोगों को, जैसे बनारस के लोग बोल सकते हैं सर अभी तो वोट दिया है हमने कुछ दिन पहले ही। अरे भैया ध्यान रखना, ये पीएम बोल रहे हैं, आपने वोट किसको दिया है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आपने अपने क्षेत्र से सांसद को चुना है, तो ना इलेक्शन होता पीएम का, ना सिलेक्शन होता, नॉमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है सर। क्या होता है ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट। पीएम को अपॉइंट करते हैं, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ये है इंपॉर्टेंट बात सर। अब देखो मोर देन 90% बच्चे इसको जल्दी मदद कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना इलेक्शन नहीं है सर उसका। चुना किसने है आपको? सांसद को, आपने एमपी को चुना है वहां पे, उन एमपीओ में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो चीज है, तो अपॉइंटमेंट होता है सर उसका, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू सर, सही नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर, सर ये और आएगा यहाँ पे ना, ये और है, मिसप्रिंट है वो, और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिस एक्ट्स। हाँ सर इम्यून होते हैं, स्टेटमेंट सही है ये वाला तो। नो कोर्ट कैन कंपेल ए गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, ये भी सही है सर, कोई कोर्ट नहीं बोल सकता कभी भी ना ड्यूटी पूरी करने के लिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। A 2 months notice in writing must be delivered to a governor for bringing civil proceedings in respect of their personal acts. Courts are empowered to inquire the advice tendered by the minister to the president or to the governor. सर ये भी होता है, ये बात सही है, नोटिस देना पड़ता है उनको, अगर उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग ला रहे हैं पर्सनल एक्ट के लिए, तो उसके लिए उन्हें नोटिस देना पड़ता है सर, है ना। सर कोर्ट्स को किसी भी तरह की ये पावर नहीं है कि वो इंक्वायर करें एडवाइस जो दिए मंत्रियों को, ये गलत है सर स्टेटमेंट। तो आपका आंसर हो गया कौन सा?
डी सर। ठीक है, समझ गए? नॉट ट्रू पूछ रहा है तो डी गलत है आपका। समझ गए ना इस क्वेश्चन का मतलब सर? सिंपल सा। कभी भी गवर्नर को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते गवर्नर को कि भैया आपको ये काम करना ही पड़ेगा। कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता सर। प्रेसिडेंट और गवर्नर सर डेफिनेटली इम्यून होते हैं लीगल एक्शन से। उन्होंने ऑफिस में जो भी काम किया उसके लिए वो इम्यून, मतलब वो किसी भी तरह की उन्हें सजा नहीं हो सकती, उनके खिलाफ केस चालू नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये एक्ट किया था इसलिए उनके ऊपर केस कर रहे हैं हम। और सिविल प्रोसीडिंग लाने के लिए सर उसका 2 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है। ये सही है स्टेटमेंट सर। नेक्स्ट आता है सर, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपर हाउस से बिलोंग करता हो, अपर हाउस बोले तो राज्यसभा सर। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है आपके वो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो क्या होगा? ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम में वोट नहीं कर पाएंगे। हाँ सही है सर बात, नहीं कर पाएंगे क्योंकि नो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? सिर्फ लोकसभा में। अब देखो समझना है इस बात को, नो कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है? ओनली इन लोकसभा। ठीक है, जब ये आता ही ओनली लोकसभा में और राज्यसभा के मेंबर है वो, तो अपन ने बताया था जो जिस हाउस का मेंबर है, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, बैठ सकते हैं सब जगह जाके, बट वो वोट नहीं कर सकते। वोट कहाँ करेंगे? वो जिस हाउस के मेंबर है सर। ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन बजट इन द लोअर हाउस। नहीं सर, ये गलत है बात, ये स्टेटमेंट गलत है सर आपका ना, ये गलत है अपना। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस। नहीं सर, दोनों में बोल सकता है, बताया ना, बोल दोनों में सकता है। वो बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कहीं भी जाके आराम से, बजट के में या किसी भी उसमें। ही विल हैव टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग सोन इज इन एज प्राइम मिनिस्टर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, कोई जरूरत नहीं है 6 महीने बनने की। इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है कौन? आपके मनमोहन जी। मनमोहन सिंह 10 के 10 साल, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक पीएम थे अपने, 10 के 10 साल राज्यसभा के मेंबर थे वो। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है सर आपका। देखो कुछ क्वेश्चन अगर आप अवेयर हो ना चीज़ों से, अगर आपको पता है कौन सी चीज़ क्या था, किस पोस्ट पे था, तो उससे भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हो गया अपना क्या सर? ए हो गया आंसर। अगर ऐसा होता है तो वो बस वोट नहीं कर सकते, तो आंसर अपना ए सर। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द पीएम ऑफ इंडिया? अगर सर किसी को पीएम बनना हो तो मिनिमम एज कितनी है? तो सर डेफिनेटली 21 साल नहीं होती सर, 25 साल है। अब वो सब 25 साल क्यों है? क्योंकि देखो 25 साल है चुनाव लड़ने की उम्र किसकी? लोकसभा की। 30 साल है किसकी? राज्यसभा की। और पीएम जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी का मेंबर हो सकता है। तो इस लाइन का मीनिंग क्या निकला कि 25 साल का आदमी पीएम बन सकता है इंडिया का, मिनिमम एज सर, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन मूव? इनमें से कौन सा मोशन, कौन सा प्रस्ताव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लेके आ सकते हैं सर? नो कॉन्फिडेंस सर कौन लाता है? अपोजिशन लेके आता है। सेंसर मोशन भी अपोजिशन लेके आता है, ये भी अपोजिशन लाता है। ये तो तीनों ही अपोजिशन लाते हैं सर। ये तो आपके तीनों मोशन है ही अपोजिशन के, जो अपने विपक्ष होता है उसके मोशंस हैं। कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है सर, ध्यान रखना। आंसर है अपना डी। कॉन्फिडेंस मोशन यानी वो बहुमत साबित करने के लिए, जब फ्लोर टेस्ट होता है तो बहुमत साबित करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी इनमें से कौन सी रिपोर्ट या किसकी जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट है उनको वो पार्लियामेंट में रखते हैं? कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सर ये फंक्शन डिस्कस किए थे जब अपन पावर्स एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे थे जब अपन उसके प्रेसिडेंट के, तब डिस्कस की ये वाली चीज़ें। वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को रखते हैं सर। ठीक है, ये आएगा आंसर, ये करते हैं सर। रिपोर्ट ऑफ पीएससी सर, पीएससी बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी है किसकी? आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों की, 22 मेंबर होते हैं। ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है, तो ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करती। ठीक है, पीएससी कैग की रिपोर्ट को करते हैं सर वो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट डेफिनेटली करते हैं सर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपका एनसीबीसी, इन सब की रिपोर्ट्स को देते हैं वो, एनएचआरसी, सबकी रिपोर्ट को रखते हैं सर। तो आंसर हो गया अपना बी सर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सर इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सही, क्या होंगे इसमें?
134, इसमें ये मिसप्रिंट है, इसमें क्या है बेसिकली ऑप्शन ये आने चाहिए इसके, जो ये तो 1 2 3 4 होने चाहिए थे, फिर इसमें जो ऑप्शन है ना वो ऐसे होंगे इसके, जैसे 1 and 2, 1 2 3, 1 3 4, और एक ऑप्शन मान लो सर 1 2 3 4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर इसमें? 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है, उसने करेक्ट पूछा है, ठीक है, ये परफेक्ट आंसर हुआ इसका। फिर आंसर सी हो जाएगा सर इसका, ये वाला। ये CBD ABCD नंबर मत डालना मुझे ना, समझिए सर। नेक्स्ट बात है सर, नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा जो होते हैं वो उसके मेंबर नहीं होते। नहीं सर, डिप्टी चेयरमैन तो मेंबर होते हैं, नॉट बोल रहा है, डिप्टी चेयरमैन तो मेंबर होते हैं, ध्यान रखना सर, डिप्टी चेयरमैन मेंबर होते हैं, ये नहीं होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन जो है मेंबर नहीं होते हैं, ये मेंबर होते हैं सर, ध्यान रखना है ना। वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता। सही बात है सर। दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सही बात है सर। तो ऐसा हो रहा होता है बेसिकली, जो अपने पढ़ा भी था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स वोट करते हैं। तो स्टेटमेंट बी सही है आपका। और ये पूछ रहा है कौन सा सही है, देखो इज आर करेक्ट, तो ओनली 2 सही है सर। पहला गलत हो गया ना, ये वाली बात गलत हो गई, इसमें चेयरमैन मेंबर नहीं होते इसके, ठीक है सर। तो स्टेटमेंट बी सही है, आप वो आंसर हो गया अपना बी। नेक्स्ट आते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट करेक्ट। अब देखो नॉट करेक्ट बोल रहा है, प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस देने की बनाने की पावर है, उसकी जो अध्यादेश लेके आता है राष्ट्रपति, उसकी जो पावर है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये बोल रहा है वो। तो ये कह रहा है को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। सही है सर स्टेटमेंट। लेजिस्लेटिव पावर ही तो होती है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की, हाँ सर होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या निकला, को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो आपका ऑर्डिनेंस आता है वो उन्हीं टॉपिक्स पे आता है, उन्हीं पावर्स के अंदर आता है जो पार्लियामेंट की पावर्स हों। यानी पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है ना वो उनके साथ ही होना चाहिए। मतलब क्या निकला, पार्लियामेंट जिन जिन चीजों में लॉ बना सकती है ना, ऑर्डिनेंस के थ्रू भी उन्हीं बातों पे लॉ बन सकता है बस। समझ सर स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। लेट डाउन इन आर्टिकल, हाँ सर 123 में दे रखा है, सही है स्टेटमेंट। सेल सीज टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। यही तो बताया था सर कि 6 हफ्ते का टाइम होता है, स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। आपका ऑर्डिनेंस जो है वो सीज हो जाएगा, यानी ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा 6 हफ्ते के अंदर, या तो वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर 6 हफ्ते से पहले पहले एक्ट बन जाएगा, और एक्ट नहीं बनेगा तो खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। री असेंबली के बाद में 6 हफ्ते से पहले पहले। कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, नहीं सर विड्रॉ हो सकता है, ये विड्रॉ कर सकते हैं सर इसको, कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे विड्रॉ कर सकते हैं सर इसको, ठीक है। तो नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो आंसर हो गया आपका सर डी, ठीक है। कैन नॉट नहीं आएगा यहाँ, कैन बी विड्रॉन। अब देखो आते हैं सर असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन बेसिकली 2 तरह के ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके। असर्शन यानी ये जो स्टेटमेंट दे रखा है और रीजन उसके बारे में बात बोल रहा है ना, और इसमें फिर ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं। A person who holds or who has held office as president shall not be eligible for re-election to the office, to that office. सर क्या री-इलेक्शन नहीं होता क्या उसका? जो भी कोई प्रेसिडेंट रहा, क्या प्रेसिडेंट दोबारा नहीं बन सकते? बन सकते हैं सर। तो पहला जो बोल रहा है shall not be eligible, सर एलिजिबल होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दोनों ट्रू तो नहीं है सर, ए और बी गए, सी भी गया, क्योंकि असर्शन ए का मतलब असर्शन यहाँ पे है ना, वो भी ट्रू नहीं है, वो गलत है। तो आंसर हो गया सर आपका डी। आर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर आपको, समझ में आती है। तो ऐसे भी होते हैं कई बार, एक क्वेश्चन अगर अपने को एक बात जो बोली गई अगर वो समझ में आती है तो उससे भी अपना आंसर हो जाता है कई बार।
रीजन डिस्कस कर लेते हैं सर फिर भी। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट अनलेस ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। सही बात है सर, अगर लोकसभा का मेंबर बनने क्वालिफाइड है तो ही वो एलिजिबल होता है, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो नहीं बन सकता सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट बात पर। इन द इवेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट, इन द इवेंट ऑफ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ गई है राज्य के अंदर, यानी प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? देन प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। सर हाई कोर्ट वाले काम थोड़ी करेंगे, हाई कोर्ट तो रहते हैं ना जब स्टेट इमरजेंसी लगती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया सर पहला। तो देखो पहला गलत हुआ, तो दो तो गए, सिर्फ दो बचे अपने पास। अब इनमें से देख लो सर, डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर। सर गवर्नर के अंडर में नहीं होती है वो। स्टेट इमरजेंसी का दूसरा नाम क्या है? प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। तो प्रेसिडेंट के अंदर अथॉरिटी में काम करती है वो। अथॉरिटी होती है किसकी? प्रेसिडेंट की होती है सर। तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत है सर। जब एक और दो गलत है तो एक और दो किसमें नहीं आ रहे सर? इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। आंसर बन गया सी आपका डायरेक्टली। फिर भी इन दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं सर क्या बोलना चाह रहा है वो। अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द हाई कोर्ट। सर इसी स्टेटमेंट को तो चेंज किया है यहाँ पे, सही हुआ ना? वो हाई कोर्ट के काम नहीं करते बस, ये स्टेटमेंट, ये बात सही है बस यहाँ पे। डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है प्रेसिडेंट रूल जो होता है। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल जो लग रहा है ना, वो लगाता कौन है सर? रिकमेंडेशन किसकी होती है? पार्लियामेंट की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। तो यहाँ पार्लियामेंट का जो लिंक निकल रहा है वो किससे निकल रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से निकल रहा है सर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के लिए। देखो ऐसे ही चलती है पॉलिटी बेसिकली, कि आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, उस एक का लिंक कहाँ जा रहा है और तीसरी बात को कैसे लिंक कर रहा है वो। इक्वेशन 1 और 2 से 3 निकालनी आनी चाहिए अपने को। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सर 3 और 4, ये दो बातें सही हैं आपकी। ठीक है, सी आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट सर, वापस से असर्शन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा गलती यही होते हैं लोगों की यूपीएससी में ना, सबसे ज्यादा गलत होते हैं ये क्वेश्चन। ए है सर आपका, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सही बात है सर, गवर्नर होल्ड ही तब करते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है सर पहला वाला। रीजन है गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही है सर, जो गवर्नर हैं आपके वो अपॉइंट ही प्रेसिडेंट से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सर आपका ए। ठीक है, बेसिक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि, क्योंकि वो उसका रीजन क्या है? रीजन यही है सर उसका कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको। ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द consequences ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? कॉन्सिक्वेंस होंगे सर क्या क्या? प्रेसिडेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। सही बात है सर, स्टेट्स को बोलेंगे भैया थोड़ा सा इसका ध्यान रखो, है ना, पैसे का। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग द जजेस। सर एक्सक्लूडिंग नहीं आएगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबकी कम हो सकती है, ध्यान रखना उसमें इमरजेंसी के अंदर। जब जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट क्लियरली डायरेक्ट, प्रेसिडेंट क्लियरली वो करते हैं उस चीज़ को कि भैया सबकी सैलरी कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। ये कहने होती नहीं है, ध्यान रखना, शुड नहीं है वहाँ, होती है, हो सकती है, इसका फर्क है सर। ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ सर ये होता है, जितने भी मनी बिल पास होंगे क्योंकि उसमें से तय किया जाएगा जो जो गैर जरूरी खर्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो उन्हें रोक सकते हैं सर। स्टेटमेंट सही है सर आपका ये वाला। पार्लियामेंट कैन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द CFI। सर प्रेसिडेंट कभी भी नहीं निकालते CFI से पैसा, CFI से पैसा तो पार्लियामेंट की परमिशन पे ही निकलेगा सर, ये ध्यान रखना, यही है मेन खेल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते कभी भी, है ना,
तो स्टेटमेंट आपका सर ये वाला गलत है। तो आंसर हो गया अपना 1 और 3 सर, 2 गलत है, 1 और 3 आ गया सर आपका आंसर ये रहा। ठीक है, देखो बात कंसेप्ट की है बस, अगर अपने को इसीलिए जो भी अपन ने पढ़े हैं ना उनको डीपली बस यही पढ़ो कि उस चीज़ का मेजर फंक्शन क्या है, वो चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है, बस अगर वो सही समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती सर। नेक्स्ट बात है सर, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू द एज ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी किसी भी हाई कोर्ट के जज की एज को लेकर कोई सवाल आया है, तो क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद, किससे कंसल्ट करने के बाद, तो सीजे ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट सर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, अटॉर्नी जनरल, सीजीआई, डेफिनेटली सर सीजीआई है। इन सब में आप ज्यादा पावर देख लो किसकी है, सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल आंसर क्या है इस बात का, कैसे पहुंचेंगे अपन, इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, यही तो है सर। ठीक है, तो ये आएगा सीजीआई आंसर है सर आपका, 27 का आंसर हो गया अपना, डी हो गया सर, ये आंसर है पूरा सीजीआई। अटॉर्नी जनरल तो कोई रोल ही नहीं है सर इसमें। वापस से ए और आर आ गया सर, अससन रीजन आ गया दोबारा से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर सकते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सही है सर स्टेटमेंट। संविधान का उल्लंघन यही तो कंडीशन है उनके लिए, हटाने के लिए, उनको रिमूवल के लिए, सही है स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सही है सर स्टेटमेंट, ये भी सही है कि संविधान ने प्रोसीजर दे रखा है सर, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, आर्टिकल मेंशन ने क्लियरली इसके लिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो गए इसमें, सी और डी तो नहीं हो सकते, अब आंसर होगा ए और बी में से। ठीक है, देखो असर्शन रीजन में पहले दोनों में यही चेक किया करो कि दोनों सही है या नहीं है, अगर दोनों सही है तो आंसर ए और बी में से होगा, और दोनों में से कोई भी एक गलत है तो आंसर इन दोनों में से होगा, सिंपल फंडा है सर, बिल्कुल है ना। इम्पीचमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बात सही है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, लेकिन सर क्या ये इस बात को एक्सपेंड कर रहा है क्लियरली, एक बार सोच के देखो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट हो सकता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सही बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है, इससे क्या ये वाली बात प्रूव होती है, नहीं होती सर, तो आंसर हो गया आपका बी। दोनों सही है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, ये इंपॉर्टेंट बात है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इसके होने के लिए ये जिम्मेदार नहीं है सर, सिंपल सी बात। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, वो सारी बात है। ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सर नेशनल इमरजेंसी लगा दी राष्ट्रपति साहब, देखो प्रेसिडेंट के ही क्वेश्चन हैं सारे सारे, ये प्रेसिडेंट साहब ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी सर, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होंगे, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्टिव्स टू द स्टेट, हो सकता है सर, प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा, सर प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टिव इशू कर सकते हैं स्टेट के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 100% करते ही हैं, है ना। प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकते हैं आपके नॉर्मल टेन्योर को, नहीं सर प्रेसिडेंट एक्सटेंड नहीं करते। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सर पॉसिबल ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स देखो ऑल वर्ड बोला है, ये ध्यान रखना, ऑल दी फंडामेंटल राइट्स, ये सस्पेंड कभी नहीं हो सकते सर किसी भी कंडीशन में, ये तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते, ध्यान रखना, कुछ फंडामेंटल राइट होता है बस, है ना। द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, हाँ सर ये कर सकते हैं वो, कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो डेफिनेटली हो सकता है सर फाइनेंस के इशू आ जाए थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में, तो ये भी कर सकते हैं वो। तो आपके 2 और 3 गलत हैं, तो उसमें ऑप्शन देखें सर, 2 और 3 गलत हैं, तो आपका बी हो गया सर आंसर, है ना, 1 और 4 सही हैं आपके। ठीक है, समझ में आया, आते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सर जो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है उसके बारे में कौन सी बात सही है, 123 में दे रखा है, सही स्टेटमेंट है सर। इट्स एम्बिट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है सर, क्योंकि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर जो होती है उनके साथ ही होता है वो,
जिस चीज़ पे कानून बना सकती है उस पर ही कर सकते हैं उसको। ही कैन प्रोमोलगेट यानी ऑर्डिनेंस इशू करना एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन। नहीं सर, ओनली लोकसभा नहीं आएगा, दोनों हाउस में से कोई भी सेशन में ना हो, दोनों हाउस में से अगर कोई भी सेशन में ना हो तो कर सकते हैं वो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा सर थोड़ा सा। इट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अरे नहीं सर, डिस्क्रिशनरी वर्ड तो बहुत ही गलत है यहाँ पे। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन शक्ति, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से, जब उन्हें लगे कि कर देना चाहिए वो कर दें सर अपनी मर्जी के हिसाब से। ऐसा नहीं होता सर। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। सब लोगों के साइन होने चाहिए सर, सब लोग बोलते हैं तो करते हैं, खुद की मर्जी से नहीं करते वो। तो इसमें फोर्थ भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है सर अपना। तो अपना आंसर हुआ सर 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 अपना आंसर सी हो गया सर। ठीक है, समझ में आया आपने को? देखो ये हुए अपने क्वेश्चंस पूरे सर, बिल्कुल सारी बातें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी बातें। अब देखो होता क्या है, क्वेश्चंस के थ्रू ना अपने टॉपिक बहुत इजीली कवर हो रहे होते हैं, बहुत अच्छे से कवर होते हैं, एक्सटेंसिव वे में कवर हो रहे होते हैं अपने। तो इसलिए क्वेश्चन जरूर किया करो सर, ये बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका, जैसे ही क्वेश्चन दिखे आंसर मत देखो, उसका आंसर जो मैं डिस्कस करता हूँ उससे पहले पॉज करके एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर निकालो पढ़ के पूरा। फिर जब डिस्कस किया, देखो इसीलिए अपन लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को, कि आपको समझ में भी आए कि जहाँ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं साथ साथ ही। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर और सारे अलग क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू।